जून 2020 में हमारी मुलाकात एक थैलेसीमिया फाइटर से हुई थी, जो कि इमरजेंसी में थी ब्लड ना मिलने की वजह से। दैट वाज़ अ वेरी ड्रामेटिक सिचुएशन कि बारिश हो रही थी, ब्लड नहीं मिला। इन बच्चों के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सहूलत मौजूद नहीं है और इनको हर 15 दिन के बाद लाहौर, गुजरावाला ट्रांसफ़र होना पड़ता है। सबसे पहले हमें वॉलंटियरिज़्म के कॉन्सेप्ट को समझना है कि वॉलंटियरिज़्म इज़ नॉट ऑल अबाउट डोनेटिंग समथिंग लाइक डोनेशंस, आप पैसे दे रहे हैं या आप ज़कात दे रहे हैं, ये वॉलंटियरिज़्म नहीं है। आप जहाँ पर भी हैं, आप तमाम लोगों से मेरी यही गुज़ारिश है, तमाम ऑडियंस। फिर एक कम्युनिटी टीम होती है जिसको हम बोलते हैं सर्ट, कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। मैं उसका टीम लीडर भी रह चुका हूँ। उनके लिए सेलिब्रेशंस होती हैं, तो वो जो एनवायरनमेंट है वो एक हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट नहीं है, बल्कि घर का एनवायरनमेंट है। तो सबसे पहले हमें वॉलंटियरिज्म के कॉन्सेप्ट को समझना है कि वॉलंटियरिज्म इज़ नॉट ऑल अबाउट डोनेटिंग समथिंग लाइक डोनेशंस, आप पैसे दे रहे हैं या आप ज़कात दे रहे हैं, ये वॉलंटियरिज्म नहीं है। अहमद फराज ने भी कहा था ना कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाम मंजर है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है, मुस्ताइन भाई, जो कि अभी सारियून फाउंडेशन चला रहे हैं, जो कि एक एनजीओ है। तो चलिए हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मुस्ताइन भाई, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आप अपना टाइम निकाल के पॉडकास्ट के अंदर आए। और मुस्ताइन भाई, काइंडली आप अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें सारियून के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुज़श्ता 5 साल से सोसाइटी को पे बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी हवाला से हमने सारियून पाकिस्तान का आगाज़ किया था। जहाँ तक मेरे ज़ाती तारुफ़ की बात है, तो मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट इन डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी इंशाल्लाह। तो आप वैसे बिलोंग कहाँ से करते हैं? मेरा बुनियादी ताल्लुक़ हाफ़िज़ाबाद से है, लेकिन गुज़श्ता 5 साल से तालीमी सिलसिले की वजह से मैं लाहौर में रह रहा हूँ। तो आपने कब ये वॉलंटियरिज्म शुरू की, और किस तरह आप इस जर्नी में आए? मेरी उम्र उस वक़्त 11 साल थी जब मैंने पहली दफ़ा अपने वॉलंटियरिज़्म के सफ़र का आगाज़ किया, जो कि पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन से था और आहिस्ता-आहिस्ता फिर डिफ़रेंट इदारों से होता हुआ और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सोसाइटी को किसी भी मुख्तलिफ़ शोबाजात में पे बैक दे सकूँ। जी माशाल्लाह मुस्ताइन भाई, तो आपने आपकी मतलब क्या इंस्पिरेशन थी जो आपने वॉलंटियरिज्म में आया? मुझे याद पड़ता है कि मैं 6th क्लास का स्टूडेंट था और हमारा एनुअल फंक्शन हो रहा था स्कूल में। वहाँ पे स्टेज के ऊपर बैतबाज़ी का कॉम्पिटिशन हो रहा था जिसमें 2 स्टूडेंट शेर पढ़ रहे थे। तो पता नहीं क्यों वहाँ पे मेरे अंदर वो शायरी वाला एक जुनून पैदा हुआ। तो मैंने घर आके एक डायरी ली और उसमें शेर लिखना शुरू किया। उस वक़्त मुझे एक ही शेर आता था इकबाल का, वो मैंने लिखा तो बाद-ए-ज़ां मुझे पता चला कि वो शेर इकबाल का है। तो फिर उस पे मज़ीद शेर भी मैंने कोशिश की कि इकबाल के लिखूँ और इस तरह मैंने वो पूरी डायरी को भर डाला और उसमें जितने भी इकबाल के अशआर लिखे, मैंने उनको ज़बानी याद किया और फिर मैं उनके अंदर बसने लगा। मुझे यूँ लगता था कि इकबाल के अशआर को पढ़ के मुझे सुकून मिलता है। फिर मैंने इकबाल को समझने की कोशिश की, तो वही एक टर्निंग पॉइंट था जिसने मेरी ज़िंदगी के जहेद को यकसर बदल दिया। जहाँ से तमाम कामयाबियों का सिलसिला शुरू हुआ, जहाँ से इस वॉलंटियरिज़्म के सफ़र का आगाज़ भी वहीं से हुआ। ठीक है। तो आपने ये भी बताया था कि आप रेस्क्यू 1122 में भी जो है वो आपने ट्रेनिंग ली थी और आप वहाँ पे वॉलंटियर के तौर पे काम भी कर चुके हैं। तो वहाँ पे आप किस तरह गए? किस तरह आपने वहाँ पे भी ट्रेनिंग की अपनी? पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के बाद जो मेरा दूसरा डिपार्टमेंट था जिसको मैंने जॉइन किया, दैट वाज़ रेस्क्यू 1122, जिसको मैंने एक वॉलंटियर की हैसियत से जॉइन किया। इब्तदाई ट्रेनिंग जिसमें बीएलएस थी, फायर ट्रेनिंग्स थी, डिज़ास्टर की, वो सारी करने के बाद फिर मैंने रेस्क्यू 1122 में इंटर्नशिप की, जो कि एक बहुत लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप थी जिसमें मैंने कम्युनिटी में जाके, ग्राउंड पे जाके डिफरेंट टाइप ऑफ इमरजेंसीज़ को डील किया, एम्बुलेंसेस पे, फायर केसेस में और डिफरेंट टाइप ऑफ इमरजेंसीज़ को डील किया। और ये करने के साथ-साथ फिर डिफरेंट कम्युनिटी ट्रेनिंग्स को हैंडल किया। फिर एक कम्युनिटी टीम होती है जिसको हम बोलते हैं सर्ट, कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। मैं उसका जी। टीम लीडर भी रह चुका हूँ और इस सारे सफ़र के दौरान सर्ट चैलेंज में भी पार्टिसिपेट किया है और कई नाइस। हज़ारों वॉलंटियर्स को ट्रेन भी कर चुका हूँ फर्स्ट एड ट्रेनिंग के हवाले से। तो इसके बाद आपने अपनी भी एक फाउंडेशन शुरू की थी जो आज तक आप चला रहे हैं, जिसको उसका नाम है सारियून। तो आपने सारियून को क्यों शुरू किया? सारियून के पीछे की इंस्पिरेशन क्या थी? जी। सारियून के सफ़र के बारे में वो लोग ज़्यादा बेहतर इसको जान सकते हैं जिनका तारुफ़ इकबाल से कहीं न कहीं ज़िंदगी में हुआ है।
क्योंकि सारियुन के आगाज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसका आगाज़ सरीहतन ऐसा है कि हम कुछ ऐसा करना चाहते थे जो कोई और नहीं कर सका या जो थोड़ा-सा मुख्तलिफ हो। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि हम दरिया की मौजों के बरक्स चलना चाहते थे। तो उसमें हमने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया। इकबाल का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती हैं वो एक नए सफ़र का आगाज़ होती हैं। तो ऐसे ही जब-जब जैसे-जैसे ज़िंदगी में मुश्किलात आती गई, मसाइल से सामना होता गया, हमने उन मसाइल को बेहतर करने में और हमने कोशिश की कि ये मसला, ये मुश्किल दोबारा किसी को ना फ़ेस करनी पड़े। तो हमने नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ करना शुरू किया और इसी तरह डेवलप होती गई सारियुन पाकिस्तान और आज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन चुकी है। और अगर मैं इसकी स्पेसिफ़िकली आगाज़ की बात करूँ कि कौन-सा हादसा इसके आगाज़ की वजह बना, तो मुझे याद पड़ता है कि जून 2020 में हमारी मुलाकात एक थैलेसीमिया फाइटर से हुई थी जो कि इमरजेंसी में थी ब्लड ना मिलने की वजह से। दैट वाज़ अ वेरी ड्रामेटिक सिचुएशन कि बारिश हो रही थी, ब्लड नहीं मिला, बड़ी मुश्किलात के बाद उसके लिए ब्लड अरेंज किया। देन हमें पता चला कि हाफ़िज़ाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पे इन बच्चों के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सहूलत मौजूद नहीं है और इनको हर 15 दिन के बाद लाहौर, गुजरांवाला ट्रांसफ़र होना पड़ता है। तो देन वी डिसाइडेड कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे जो इन बच्चों को फैसिलिटेट करेगा, जो कम्युनिटी को पे बैक देगा और हमने उसका नाम रखा सारियुन पाकिस्तान। तो सारियुन पाकिस्तान किस तरह दूसरे एनजीओस और फाउंडेशन से डिफरेंट है, क्योंकि बहुत सारे इदारे थैलेसीमिया के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप उन सारों से डिफरेंट कैसे हैं? जब हमने थैलेसीमिया के ऊपर काम करने का प्लान किया तो हमने सबसे पहले एक सर्वे किया कि गैप्स क्या-क्या हैं। ऑलरेडी बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े इदारे हैं जो थैलेसीमिया के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन 2 जगहें ऐसी थी जहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप था और देन वी डिसाइडेड कि हम उस गैप को फिल करें। पहला गैप था अवेयरनेस कैंपेन कि इदारे मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छे से दे रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए थी। क्योंकि बच्चे मज़ीद पैदा हो रहे हैं और जो बच्चों का बर्थ रेट है वो चेंज नहीं हो रहा, वो पिछले 70-75 सालों से सेम आ रहा है। तो इट्स मीन कि कहीं न कहीं गैप मौजूद है अवेयरनेस में या फिर अगर अवेयरनेस हो भी रही है तो उसका जो पैटर्न है वो बड़ा आउटडेटेड है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। सेकंड गैप ये था कि उन बच्चों की जो साइकोलॉजिकल हेल्थ थी वो बड़ी डिस्टर्ब थी, कंप्रोमाइज़ थी। तो हमने उसको ओवरकम करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए। तो मैं अगर अपनी यूनिकनेस की बात करूँ, यूनिक पॉइंट की बात करूँ तो सारियुन के 3 से 4 यूनिक पॉइंट हैं। सबसे पहला यूनिक पॉइंट ये है कि हम डोनेशंस नहीं लेते किसी भी किस्म की, यानी कि सारियुन इज़ अ टोटली डोनेशन फ्री डिपार्टमेंट। इसका जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है वो डिसेंट्रलाइज़्ड है, वो सेंट्रलाइज़्ड नहीं है। हमारा जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे डिसेंट्रलाइज़्ड हैं और उसमें जो हमारा मेन फ़ोकस होता है वो मैन पावर पर होता है। उसमें हमारा जो मेन फ़ोकस होता है वो वॉलंटियर्स पर होता है, बजाए इसके कि हम फाइनेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। और इस बात को भी अगेन वही लोग समझ पाएँगे जो इकबाल को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके नज़रियात से आगाही रखते हैं। तो एक तो हमारा ये यूनिक पॉइंट है कि हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए, एक ऐसा मॉडल, एक ऐसी एनजीओ को हमने इंट्रोड्यूस करवाया जो कि डोनेशन फ्री है। सेकेंडली हमारा प्रोजेक्ट हमारी यूनिकनेस ये है कि हम अपने फाइटर्स को यूटिलाइज़ नहीं करते, हम उनको मार्केट नहीं करते। हमने उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए, यानी कि जिसमें हमारा सबसे पहला और यूनिक प्रोजेक्ट है रियल फाइटर का प्रोजेक्ट, जिसमें हमारे जो बच्चे हैं फाइटर्स हैं, चूँकि हम सब जानते हैं कि ड्यू टू सर्टेन मेडिकल कंडीशन उनकी एज लिमिटेड होती है या वो आगे ग्रो नहीं कर पाते, तो हम उनके ख्वाबों को पूरा करते हैं। एक दिन के लिए हम अपने बच्चों को एक दिन का एज़ाज़ी असिस्टेंट कमिश्नर बनाते हैं, डीपीओ बनाते हैं और आर्मी में भेजते हैं और डिफरेंट जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, डिफरेंट पोस्टें हैं, हम उनको उसमें भेजते हैं और उनकी ज़िंदगी का वो दिन मेमोरेबल बनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली ये प्रोजेक्ट उनको एक करेज देता है, हौसला देता है कि येस दे कैन फाइट, दे कैन सर्वाइव इन दिस कम्युनिटी, दे कैन डू एनीथिंग जो कि उन जैसे हम उम्र, जो सेहतमंद हम उम्र है वो कर सकते हैं, तो वो भी वो सब कुछ कर सकते हैं। सेकंड, हम अपने तमाम फाइटर्स की बर्थडेज़ को सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ आल्सो अ यूनिक पॉइंट कि हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम जिन सेंटर्स में विज़िट करते हैं या जिन सेंटर्स के साथ हम अटैच हैं, हमने उन सेंटर्स को एक घर का एनवायरनमेंट दिया है। वहाँ पे डिफरेंट गेम्स होती हैं, वहाँ पे उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए सेलिब्रेशंस होती हैं। तो वो जो एनवायरनमेंट है, वो एक हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट नहीं है, बल्कि घर का एनवायरनमेंट है। फिर हम अपने बच्चों को पेशेंट नहीं कहते, हम उनको फाइटर कहते हैं।
ना ही हम उनको पेशेंट समझते हैं। हम उनको रियल फाइटर समझते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली हम उनके साथ ट्रीट करते हैं। उनके लिए डिफरेंट हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके आउटडोर टूर्स होते हैं, उनके फेस्टिवल्स होते हैं। फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है साज़ हयात। साज़ हयात की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में पहली मर्तबा हमने एक फेस्टिवल इंट्रोड्यूस करवाया जो कि किसी पेशेंट्स के लिए था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे 8 नेशनल थैलेसीमिया फेस्टिवल्स हो चुके हैं लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, हाफिज़ाबाद, तिपालपुर, पाकपतन और डिफरेंट शहरों में। जी। उनमें बहुत एक वेल स्ट्रक्चर्ड हमारा फेस्टिवल होता है जिसमें बच्चों के लिए ढेर सारी फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं। मीन टू से कि अगर मैं सारियून की बात करूँ तो सारियून का जो स्लोगन है थैलेसीमिया डिपार्टमेंट का, वो ये है कि यहाँ ज़िंदगी मुस्कुराती है। हमने अपने बच्चों को मुस्कुराना सिखाया है, हमने उनको उस डिप्रेशन से निकाला है, हमने उनको इस डिज़ीज़ से फ़ाइट करना सिखाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो तमाम बच्चे जो हमारे साथ अटैच हैं, हम उनको इतना पॉजिटिवली फैसिलिटेट कर रहे हैं और इतना अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं कि उनको बाकी बच्चों की नस्बत उनके फ़िज़िकल हेल्थ भी इम्प्रूव्ड है और वो मेंटली भी ज़्यादा स्टेबल हैं और उसके साथ-साथ वो बेहतर तरीके से अपनी डिज़ीज़ से फ़ाइट भी कर रहे हैं और उनका जो ट्रांसफियन ड्यूरेशन है, वो भी बाकी बच्चों की निस्बत बेहतर है। जी माशाल्लाह। तो सारियून पाकिस्तान के इसके अलावा क्या डिपार्टमेंट्स हैं थैलेसीमिया के अलावा? हमारे थैलेसीमिया के अलावा मुख्तलिफ मज़ीद डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एक अहम डिपार्टमेंट है डिजीज़ की अवेयरनेस के हवाला से, जिसमें हम थैलेसीमिया, ब्रेस्ट कैंसर और जितनी भी मज़ीद बीमारियां हैं ख़ासकर जिन्याती मर्ज़ जितने भी हैं, हम उनकी सोसाइटी में अवेयरनेस देते हैं। और अवेयरनेस के भी हमारे बहुत यूनिक और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हम मार्च के पूरे महीने को डेडिकेट करते हैं थैलेसीमिया के लिए और उसमें फिर हम ग्राउंड लेवल पे जाके कैंपेन्स डिज़ाइन करते हैं जिसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस कम्युनिटी को भी टारगेट करें, उस कम्युनिटी को एंगेज करें जो जनरली नॉर्मली हमारे सेमिनार्स में नहीं आती, जो हमारे अवेयरनेस सेमिनार्स में नहीं आती। जी। फॉर एग्जांपल बैकवर्ड एरियाज़ के लोग हो गए जहाँ पे हम फ्री मेडिकल कैंप्स का अरेंज करते हैं। इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हवाले से हम डिफरेंट इस्लामिक कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, लिटरेरी कॉम्पिटिशन्स होते हैं जी। और हम उस पूरी कैंपेन को, उस पूरे कॉम्पिटिशन्स को एक थीम देते हैं उस बीमारी की अवेयरनेस का। फॉर एग्जांपल हमारी थैलेसीमिया अवेयरनेस कैंपेन है, तो हमारे जितने भी अब प्रोजेक्ट्स होंगे, जितने भी उस महीने में प्रोग्राम्स होंगे जिसमें क्रिकेट मैचेस हैं, स्पोर्ट मैचेस हैं और वो सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम मार्च के पूरे महीने को डेडिकेट कर रहे हैं थैलेसीमिया अवेयरनेस के हवाला से या अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट कैंसर के साथ डेडिकेट कर रहे हैं, तो हम उस महीने में जितनी भी कैंपेन्स करेंगे जिसमें स्पोर्ट्स है, जिसमें आईटी है, जिसमें ऑलमोस्ट इस्लामिक डिपार्टमेंट है, हम कोशिश करते हैं कि तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स को इंगेज किया जाए, तमाम शोबों को इंगेज करें और फिर उन शोबों में जाके हम उनको थैलेसीमिया की आगाही दें। तो थैलेसीमिया की आगाही वाला जो प्रोजेक्ट है, ये हमारा बड़ा यूनिक और डिफरेंट प्रोजेक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनको हमने थैलेसीमिया फ्री इलाका, थैलेसीमिया फ्री सिटीज़ बनाया है। और इसके अलावा अगर मैं अपने बकिया प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो इसमें हमारा एक प्रोजेक्ट है मेरी उड़ान, जो कि वुमेन्स एम्पावरमेंट पे काम करता है, जिसमें हम वुमेन्स हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। दारुल अमान के साथ हमारे कुछ विज़िट्स होते हैं, हम उनको स्किल सिखाते हैं वहाँ पे जो ख़वातीन होती हैं। और बाकी वुमेन्स एम्पावरमेंट के हवाले से दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। हमारे कुछ सेमिनार्स होते हैं और ख़ासकर इसमें जो इम्पॉर्टेंट हमारा प्रोजेक्ट है वो है जिसमें हम वुमेन्स लीडर्स अवार्ड सेरेमनी करते हैं। उन तमाम ख़वातीन को जिनका मुख्तलिफ़ शोबाजात में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, हम उनको एप्रिशिएट करते हैं। जी माशाल्लाह। तो उसके अलावा आपने बताया था कि आपके एक और डिपार्टमेंट है स्केम्स के नाम से जो कि फर्स्ट एड किट भी देता है, की ट्रेनिंग भी देता है। तो उसके पीछे क्या इंस्पायरेशन है और वो किस तरह आप दे रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि हमारी ज़िंदगी का हर सफ़र, हर कामयाबी कुछ हादसात से शुरू होती है और कुछ लोगों से जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। सो आई रियली एप्रिशिएट ऑल दोज़ डिमोटिवेटर्स या वो तमाम की तमाम प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस को मैं हमेशा एक्नॉलेज करता हूँ, जिन्होंने मुझे इग्नाइट किया, जिन्होंने मुझे ट्रिगर किया कि मैं कुछ नया कर सकूँ। सो हमारी ज़िंदगी में ऐसे लम्हों का, ऐसे मकामात का और ऐसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशंस थी जब तो देन वी रियलाइज्ड कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो लोगों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। ऑल्दो इस पे ऑलरेडी रेस्क्यू 112 बहुत अच्छे से काम कर रहा था और हम उन्हीं को बेसिकली सपोर्ट करना चाह रहे थे, तो हमने एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया
जो कि लोगों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसका आजकल मेरे ख्याल में 29 बैच चल रहा है, जिसमें हम लोगों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि न सिर्फ ऑनलाइन होती है बल्कि फ़िज़िकल भी होती हैं, और उसमें उसके प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। उसमें हम उनको मेडिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हम उनको आरटीए को आपने किस तरह हैंडल करना है, आपने किसी डिज़ास्टर को किस तरह रिस्पॉन्स करना है, वाटर इमरजेंसीज़ को कैसे रिस्पॉन्स करना है, कहीं पे आग लग जाती है तो आपने ऐसी सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है। और ये एक बहुत ही डिटेल्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड हमारा सिस्टम है, जिसमें तकरीबन 1.5 मंथ्स की, 1.5 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें उनको ये तमाम की तमाम स्किल न सिर्फ सिखाई जाती हैं जी। बल्कि उनके प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी होती है। प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद फिर हम उनको रेस्क्यू 1122 के साथ भी ट्रेनिंग करवाते हैं, और फिर वहाँ से उनकी सर्टिफिकेशन भी होती है। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम मोर देन 7000 मेंबर्स को, कम्युनिटी मेंबर्स को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हैं। जी माशाल्लाह। तो हर एक बैच के अंदर ऑलमोस्ट कितने स्टूडेंट्स होते हैं? स्केम्स के हमारे एक सीज़न में 5 तकरीबन बैच होते हैं, और हर बैच में 30 के करीब स्टूडेंट्स होते हैं। उनको, उन 30 स्टूडेंट्स को सँभालने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास 2 इंस्ट्रक्टर्स होते हैं फॉर ईच बैच, और 2 कोऑर्डिनेटर्स होते हैं फॉर ईच बैच। उसके साथ एक पूरी मैनेजमेंट टीम होती है तकरीबन ऑलमोस्ट 30 मेंबर्स की। तो ये सारे इंस्ट्रक्टर्स, कोऑर्डिनेटर मिला के मोर देन 60 मेंबर्स होते हैं, जो कि उस पूरे सीज़न को हैंडल कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स की प्रॉपर क्लासेस होती हैं, जिसमें उनको प्रॉपर्ली सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ट्रेन की जाती हैं। फिर उन तमाम चीज़ों के बाद, क्लासेस के बाद उनकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन होती है, उनके होमवर्क्स होते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, बाकायदा उनके टेस्ट होते हैं। टेस्ट करने के बाद हम उनको सर्टिफ़ाई करते हैं। फिर उनके विज़िट्स भी होते हैं रेस्क्यू स्टेशन में, ताकि हम उनको फिर गवर्नमेंट की भी सर्टिफ़िकेशन उसके साथ देते हैं। तो ये जो सारियूर प्रीमियर स्क्वाड है, तो वो किस तरह काम कर रहा है, और वो किस तरह काम कर रहा है प्रीमियर स्क्वाड? सारिन प्रीमियर स्क्वाड का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा-सा यूनिक है। उसमें हमने ये महसूस किया कि एनजीओज़ में जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कहीं न कहीं एंगेज्ड होते हैं। मीन टू से कि वो ऑलरेडी इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, तो देन वो किसी भी एनजीओ को जॉइन करते हैं, वहाँ पे वो काम करते हैं। तो हमने फैसला किया कि क्यों ना उन लोगों को, जो कि इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, जो इस सिस्टम से नाबलद हैं या इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, हम उनको लेकर आएँ। तो देन हम कम्युनिटी के जो बैकवर्ड एरियाज़ के कुछ लोग होते हैं, जिसमें हमारे पास 10 लड़कियाँ होती हैं, 10 लड़के होते हैं, हम उनको एंगेज करते हैं। उनको एंगेज करने के बाद प्रॉपर्ली उनकी 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जी। जिसमें उनकी लीडरशिप ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें उनके डिज़ास्टर रिस्पॉन्स की ट्रेनिंग होती है, मेडिकल इमरजेंसीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, फिर उनकी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होती है, फिर उनके फिजिकल फिटनेस पे काम किया जाता है, उनको हम स्किल सिखाते हैं। मीन टू से कि उनको कोशिश यही की जाती है कि हर शोबा में उनको बेहतरीन लीडर बनाया जाए, और जस्ट लाइक इंटरव्यू स्किल्स, रेज्यूमे स्किल्स और ढेर सारी स्किल्स हम उनको सिखाते हैं। तो हम पूरे 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन तमाम लोगों को एक बेहतरीन लीडर बनाते हैं। और सारिन प्रीमियर स्क्वाड के वो तमाम के तमाम मेंबर्स ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो सोसाइटी में अपना एक मुनफरिद मकाम बना सकें। मीन टू से कि वो सारिन प्रीमियर स्क्वाड के तमाम मेंबर्स जब ट्रेनिंग को मुकम्मल कर लेते हैं, तो उनका सोसाइटी में जो फेस है, उनकी पहचान बड़ी मुनफरिद हो जाती है। वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो पाकिस्तान को बदले में कुछ ना कुछ दे सकें, और पाकिस्तान की सोसाइटी का एक एक्टिवली पार्ट बन सकें। देखिए, आजकल हम मुख्तलिफ इवेंट्स देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, और बड़ा एक मसाइल को देखते हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई नई बात कर रहा होता है, पाकिस्तान में ये मसाइल है, पाकिस्तान में यूथ के लिए कुछ रखा नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हम कुछ ना कुछ इम्पैक्ट दें। हम वॉलंटियर्स को एंगेज करके उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी सोसाइटी को कुछ दे सकें। वो कोई बड़ा इम्पैक्ट तो एटलीस्ट ना करें, लेकिन अपने इर्द-गिर्द, अपने अपने से जुड़े तमाम लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकें। तो माशाल्लाह हमारे प्रीमियर स्क्वाड के जितने भी मेंबर्स हैं, वो प्रॉपर हम उनको यूनिफ़ॉर्म प्रोवाइड करते हैं। हम उनको परेड सिखाते हैं, उनके फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर हम काम करते हैं, हम उनको तमाम स्किल सिखाते हैं। अल्लाह ना करे पाकिस्तान में कहीं पे कोई हादसा हो जाता है, कोई ज़लज़ला, सैलाब, तूफ़ान आता है, तो वो मुख्तलिफ़ इदारों को फ़ैसिलिटेट करने और उनको असिस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। अहमद फराज ने भी कहा था ना कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो इकबाल ने भी बिल्कुल इसी की तर्जुमानी की कि बल्कि अहमद फराज ने इसकी तर्जुमानी की। इकबाल कहते हैं कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। बजाय इसके कि हम भी मुख्तलिफ़ चैनल्स पे बैठ के इवेंट्स में ये भाषण दें, ये बात करें, या हालात का रोना रोएँ कि पाकिस्तान में बड़े मसले हैं, हमें भी बाहर जाना है, हम कुछ कर नहीं सकते। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बस अपने तई थोड़ी बहुत कोशिश करें और सोसाइटी को पे बैक दें, पाकिस्तान को बेहतर बनाएँ,
अपने से जुड़े इर्द-गिर्द के तमाम लोगों की ज़िंदगियों में एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट लेकर आएँ और सारियून इसी का नाम है। जी माशाल्लाह। तो अभी तक सारियून के क्या स्टैटिस्टिक्स है कि कितने लोगों की लाइफ चेंज कर चुका है सारियून, और क्या उसकी अचीवमेंट्स हैं अभी तक? रियान, जहाँ तक सारियून के ओवरऑल जितने भी प्रोजेक्ट्स के अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करें, तो वो मोर देन 5 मिलियंस हैं। और अगर मैं इसको सेक्टर्स में डिवाइड करूं और अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 3.51 मिलियन लोगों को थैलेसीमिया की आगाही दे चुके हैं। और हमारे 3000 प्लस मेडिकल चेकअप्स कर चुके हैं फ्री मेडिकल कैंप्स में। उसके अलावा हम 5038 नहीं, उसके अलावा हम 5031 जो थैलेसीमिया फाइटर्स हैं उनकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डाल चुके हैं और उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का पार्ट बना चुके हैं। हमारे बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हमारा वुमेन्स एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट है, प्लांटेशन ड्राइव्स हैं, हमारी सारियून कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, हमारी सारियून आर्टलैंड सोसाइटी है, सारियून रेड ड्रॉप सोसाइटी है SRDS, और हमारी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, सारियून प्रीमियर स्क्वाड है, उन तमाम के स्टेक होल्डर्स को बात करें तो वो देयर आर मोर देन 5 मिलियन स्टेक होल्डर्स, जिनको हम लास्ट 5 इयर्स के अंदर अंदर हम उनको इंगेज कर चुके हैं और उनकी लाइफ के ऊपर कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल चुके हैं। तो आपको क्या कोई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स वगैरह से या वैसी किसी डिपार्टमेंट से कोई अप्रिसिएशन वगैरह या अवार्ड्स वगैरह कोई मिले हैं अभी तक सारियून को? सारियून का जो प्रोजेक्ट है ना, ये बड़ा यूनिक है। इस तरह का यूनिक है कि इसमें हमारी अवार्ड सेरेमनीज अपनी भी खैर बहुत कम होती हैं, और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हमारे साथ इंगेज हैं वो बड़े लॉयल और बड़े यू कैन से के बड़े दिल से हमारे साथ जुड़े होते हैं। उन्होंने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगियाँ सारियून को डेडिकेट की हैं, सारियून को दी हैं। तो जी। पहली बात तो ये कि हमारे ज़हन में ऐसा कुछ इस तरह का नहीं होता कि हमने कोई भी काम प्रोजेक्ट करना है, वो किसी अवार्ड के लिए करना है या किसी सर्टिफिकेट के लिए करना है। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट के इदारों की बात करूँ तो रेस्क्यू 112 हमारा सबसे बड़ा कोलैबोरेटर और राइट हैंड है, क्योंकि हमारे जितने भी काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने रेस्क्यू 112 के साथ किए हैं। हमारी ट्रेनिंग्स उनके साथ होती हैं और उनकी तरफ से हमें ढेरों सारी एप्रिसिएशन भी मिल चुकी है। हम उनके कई मेगा प्रोजेक्ट्स का भी हिस्सा रह चुके हैं, कई स्काउट कैंप्स का हिस्सा रह चुके हैं, कई जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, और इवन हमारे अपने जितने भी वॉलंटियर्स हैं, उन तमाम वॉलंटियर्स के लिए कंपल्सरी है कि वो रेस्क्यू 1122 की ट्रेनिंग हासिल करें। सो रेस्क्यू 1122 हमारा सबसे बड़ा कोलैबोरेटर है। उसके साथ अगर मैं थैलेसीमिया के डिपार्टमेंट्स की बात करूँ तो उसमें हमने फातमी फाउंडेशन के साथ कई प्रोजेक्ट्स किए हैं, सुंदस फाउंडेशन के साथ किए हैं, रिसेंटली हमने जो है अलीम डार फाउंडेशन के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, फिर दस्तक वेलफेयर फाउंडेशन और ऐसे ढेर सारे जितने भी इदारे हैं उनके साथ हम काम कर चुके हैं। इंशाल्लाह हम उसके साथ-साथ पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी हमने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। जी। और उसके अलावा भी अगर मैं अपनी पर्सनल ज़ाती बात करूँ तो मुझे आर्मी भी एप्रिशिएट कर चुकी है, अवार्ड कर चुकी है इस फील्ड में। रेस्क्यू 112 भी अवार्ड कर चुकी है, पुलिस भी अवार्ड कर चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी रिसेंटली 14 अगस्त पे पाकिस्तान के 77वें जश्न आज़ादी के मौका पर अवार्ड किया था। हमारी जो सोशल सर्विसेज हैं या जो हमारे यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए। तो आप किस तरह श्योर करते हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहे, मतलब उनका इम्पैक्ट बड़ा हो? ओके, इसमें सबसे पहले हम कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो उससे पहले हम प्रॉपरली उसका एक सर्वे करते हैं, उस पे रिसर्च करते हैं और गैप्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी में गैप्स कौन से हैं। क्योंकि मैं अगर बात करूं कि पाकिस्तान के पुराने रवायती सिस्टम की बात करूं तो 77 सालों से एनजीओज़ काम कर रही हैं, इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्टैटिक्स हैं उनमें कोई खातिर खा तब्दीली नहीं है। जितने मसाइल आज से 77 साल पहले थे आज भी उतने ही हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले गैप्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सेकंड जो हमारा इसमें यूनिक पॉइंट ये होता है कि हम ग्राउंड पे जाके कैंपेन करते हैं, हम अपने इवेंट्स नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि सारियून अब तक 2 से 3 हज़ार से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर चुकी है, तो उनमें शायद कोई हार्डली 100-200 सेमिनार्स होंगे। उसमें मेजॉरिटी कैंपेन्स हैं, मेजॉरिटी ग्राउंड पे कैंपेन्स हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ग्राउंड पे जाके रियलिटीज़ को फेस करें और वहाँ पे जाके उसकी कैंपेन करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं थैलेसीमिया की अवेयरनेस की बात करूँ तो हमने जिस तरह आई ऑलरेडी मेंशन कि हम कम्युनिटी में जाके डिफरेंट शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को एंगेज करते हैं, देन उनको आगाही देते हैं। और फिर अगर मैं अपने वॉलंटियर्स की बात करूँ तो हमारे यहाँ कोई भी वॉलंटियर ज्वाइन करता है तो
उसके ऊपर कोई किसी चीज़ का बर्डन नहीं होता, उसने फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं करना, उसने हमारे साथ सिर्फ लॉयल होके चलना है और फिर बदले में हम उनको बहुत कुछ दे रहे होते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं, हम उनको स्किल सिखाते हैं, हम उनकी फर्स्ट एड की रेस्क्यू ट्रेनिंग्स देते हैं, हम उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं डिफरेंट इदारों की। तो हमारे साथ जितने भी वॉलंटियर्स इंगेज होते हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ सारी उनको के लिए वक्फ की हैं। वो बड़े लॉयल होके सारी उनके साथ इंगेज होते हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे बड़ी ताकत है, वो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन है, उनका पैशन है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सारियुन आज मुनफरिद मकाम रखती है। तो टोटल अभी मतलब मैनेजमेंट टीम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं पूरे सारियुन के अंदर जो इसको चला रहे हैं अभी एनजीओ को? सारियुन पाकिस्तान में हमारे पास जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 8 तो जो डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर रहे हैं और उसके बाद बाकी जितने भी हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, जो कोशिश ये करते हैं कि सारियुन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिज़ाइन करते हैं और उनको फाइनेंशियली भी वही कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया कि सारियुन इज़ अ डोनेशन फ्री डिपार्टमेंट, तो हम बाहर से कोई किसी किस्म के कंट्रीब्यूशंस या डोनेशंस नहीं लेते। हमारी बेसिक कोशिश यही होती है कि हम अपने वॉलंटियर्स की जो मैन पावर है उसको यूटिलाइज़ करें और उसको इतना इफ़ेक्टिवली और पॉजिटिवली इस्तेमाल करें कि हम अपने बजट को कम से कम कर सकें। सेकेंडली, अगर कुछ बजट आता भी है तो हमारे पास जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उसको मैनेज करते हैं, वो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं और उसमें भी डोनेशंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो भी एक गिफ्ट होता है जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो 15 हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, 15 हमारे पास 15 हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। इसके अलावा हमारी हर डिस्ट्रिक्ट की एक मैनेजमेंट टीम है, जिसकी मैनेजमेंट टीम में हमारे पास 15 मेंबर्स होते हैं जो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को हैंडल कर रहे होते हैं। हर डिपार्टमेंट की अपनी सेपरेट टीम है। फॉर एग्जांपल मैं अगर स्कैम्स की बात करूं तो स्कैम्स के ही खाली 60 मेंबर्स हैं जो स्कैम्स को हैंडल कर रहे हैं। प्रीमियर स्क्वाड की अपनी टीम है, प्लांटेशन ड्राइव के लिए अपनी टीम है, सारियुन रेड ड्रॉप सोसाइटी की अपनी टीम है, आर्टलैंड सोसाइटी की अपनी टीम है। तो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी अपनी मैनेजमेंट टीम है। लेकिन जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो 15 मेंबर्स हैं जो के चीज़ों को इनिशिएट करते हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं। तो इस पूरी जर्नी में सारियुन की और आपकी जो अब तक जर्नी है उसमें आपको उसमें सबसे बड़े आपको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े हैं? रेयान, सबसे पहली बात तो ये कि जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, तो हर वो इंसान जो मुनफरिद सोच रखता है, जो चाहता है कि वो कुछ ऐसा करे जो पहले सोसाइटी में ना हो, कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता है, तो उसको चैलेंजेस तो बहुत फेस करना पड़ते हैं। तो मैं कह सकता हूँ सबसे पहला चैलेंज तो हम में कदर मुश्तरक है, वो है हमारी उम्र। क्योंकि जब मैंने इसका आगाज़ किया था, मुझे याद पड़ता है कि व्हेन आई वाज़ 17 जब मैंने अपना पहला ब्लड डोनेट किया था और जब हमने प्रॉपरली इस प्रोजेक्ट का, इस सफ़र का आगाज़ किया था, तो अमूमन हम देखते हैं कि हमारी उम्र के जो बाकी रवायती लोग हैं या जो रवायती लड़के हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं होते। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने यूनिक और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि लोगों को बार-बार बताना पड़ता है और लोग इस पे यकीन नहीं करते, हमारी उम्र की तरफ देख के। और हमारी, चूँकि हमारे पास पूरे सारियुन में जितनी भी है वो यंग जनरेशन है, वो सारे नौजवान हैं। और क्योंकि हम इस बात पे यकीन रखते हैं, कामिल यकीन रखते हैं कि हमारे मुर्शद ने कहा था कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो हम तो यही अपने जवानों को आगे लाने की कोशिश करने में हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो उस फील्ड में पुराने लोग बैठे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा कोशिश करते हैं कि आप आगे ना बढ़ें। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि लेग पुलिंग आपको मिलती है, लेकिन इसको हैंडल करना बहुत अच्छे से हमें आता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी 5 साल हो गए इस सिचुएशन को हैंडल करते-करते। और इकबाल के जो शाहीन होते हैं, वो ऐसी सिचुएशंस को इतना सर पे सवार भी नहीं करते। सेकेंडली, हमें जो हर्डल्स फेस करना पड़ी, जो चैलेंजेस आए, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि हमने ये कमिट किया है खुद के साथ कि हम डोनेशन नहीं लेंगे। तो हमने जितना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, इतना बड़ा डिपार्टमेंट बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तमाम लोगों के कंपेटिटर्स हैं जो मार्केट में बेहतरीन इदारों के साथ हैं। लेकिन हमारी यूनिकनेस ये है कि हम बगैर डोनेशन के हैं, हमने कभी किसी से डोनेशन नहीं लेनी। सेकंड, हमारा जो चैलेंज था वो ये था कि हम मार्केट फ्री डिपार्टमेंट हमने बनाए, कि हम अपने बच्चों को, अपने बेनिफिशियरीज को बिल्कुल भी मार्केट नहीं करेंगे। अच्छे नेगेटिव किसी भी तरीके से हम उनको मार्केट नहीं करेंगे। तो ये 2-3 जो बड़े चैलेंजेस थे, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओवरकम किया है, और हमने मार्केट में एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जो कि शायद मार्केट में इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता। कि आपके पास एक ऐसी एनजीओ है जो डोनेशन नहीं लेती, आपके पास एक ऐसी एनजीओ का स्ट्रक्चर है
जो खुद को मार्केट नहीं करता, अपने बेनिफिशरीज को मार्केट नहीं करता, जो डिफरेंट यूनिक प्रोजेक्ट्स के साथ चल रहा है और जिसके सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कई सालों से चल रहे हैं और कंटिन्यूस चल रहे हैं। जी माशाल्लाह। तो आपने मतलब अपनी लाइफ का जितना भी अभी तक आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो आपने उससे क्या लाइफ लेसन सीखा? यार हमारी ज़िंदगी में ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आई या जितने भी चैलेंजेस को हमने फेस किया, या इवन मैं अगर सारियों की भी बात करूं, तो इसमें भी ढेर सारे चैलेंजेस थे, ढेर सारे मसाइल थे। उनमें 2 से 3 इम्पॉर्टेंट लेसन्स हैं जो मैंने सीखे। सबसे पहला तो ये कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी मुश्किल मकाम आते हैं, जितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आती हैं, वो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपने कभी भी उनको लेके बैठ नहीं जाना, मायूस नहीं होना, वो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यानी कि आज मैं यहाँ पर हूँ, जिस भी मकाम पर हूँ, तो मैं उन तमाम डिमोटिवेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन तमाम लोगों का और उन तमाम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन हर्डल्स का मैं थैंकफुल हूँ कि जिन्होंने मुझे ट्रिगर किया, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर सकूँ। तो जी। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आती हैं, जितने भी मसाइल आते हैं, आप उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें और आप उससे एक नया प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें, ताकि आप उसको ओवरकम कर सकें, ताकि अगर आपकी ज़िंदगी में वो मसला आया है, तो वो दोबारा मसला किसी दूसरे की ज़िंदगी में ना आए। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है वो ये है कि बज़ाहिर हम अक्सर बात करते हैं कि यार ये बुकिश नॉलेज है, या इकबाल के जितने भी नज़रियात थे, खुदी का नज़रिया है, इकबाल का शाहीन का नज़रिया है, या जितनी भी इकबाल की आइडियालॉजी है, हम बज़ाहिर समझते, उसकी बात तो करते हैं, हम उसको डिस्कस भी करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। जब हम इसको प्रैक्टिकल में लेकर आएंगे तो हमें नुकसान होगा, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन बिलीव मी, जब आप इकबाल की आइडियालॉजी को फॉलो करते हैं, तो आपकी सक्सेस आल्दो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती, लेकिन जब आपको सक्सेस जो मिलती है वो बड़ी सस्टेनेबल होती है, और उससे जो भी आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, जो कामयाबी आपको मिलती है, वो एक पायदार होती है। इकबाल ने कहा था ना कि जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। बजाय इसके कि आप शॉर्ट टर्म कोई भी चीज़ काम करके आप शाख नाजुक पे एक बहुत खूबसूरत इमारत बना दें, बहुत खूबसूरत आशियाना बना डालें, उससे बेहतर ये है कि आप छोटे स्टेप्स लें और उन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारियुन में यही बात सबसे अच्छी है कि हमारा जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म है और वो ग्राउंड पे है। सोशल मीडिया पे शायद ना हो, लेकिन ग्राउंड पे ज़रूर है। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह वो सोसाइटी में अपना एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं और सोसाइटी को पे बैक कर सकते हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के आगाज़ में ही इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला बेसिकली मोमिनों की देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के आगाज़ में ही मोमिनीन का तारुफ़ दिया और कहा कि मोमिन वो होते हैं कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो कुछ हमने उनको अता किया है उसमें से खर्च करते हैं। अब मसला ये है कि हम ये समझे बैठे कि अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ माल अता किया है और माल में से हम खर्च करके डोनेशन, सदका, ज़कात देके हम इस ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आप कुरान की आयत पे फ़ोकस करें, अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने मोमिनीन वो हैं कि हमने उनको जो कुछ भी अता किया है वो उसमें से खर्च करते हैं, और यही वॉलंटियरिज्म का कॉन्सेप्ट है। यही बुनियादी कॉन्सेप्ट है एक वॉलंटियर के लिए कि वॉलंटियर कौन है। वॉलंटियर वो है, सबसे पहली बात तो ये कि वॉलंटियर वो नहीं है जो किसी एनजीओ को ज्वाइन करता है। वॉलंटियर वो है कि अल्लाह ताला ने उसको जो कुछ भी अता किया है वो उसमें से खर्च करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अल्लाह ताला ने मुझे लिखने की सलाहियत अता की है, तो मैं अगर डोनेशन दे रहा हूँ तो मैं इस आयत पे नहीं पूरा उतर रहा। मेरे पे फ़र्ज़ है कि मैं उस फ़ील्ड में कंट्रीब्यूट करूँ। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं महीने के 2, 3, 2.5 पेशेंट तकरीबन फ्री चेक करूँ। अगर मैं टीचर हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं महीने के चंद घंटे जो हैं वो डेडिकेट करूँ अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को, सोसाइटी को डेडिकेट करूँ, अल्लाह के बंदों के लिए डेडिकेट करूँ। इसी तरह अगर मैं इन्फ्लुएंसर हूँ या किसी भी फ़ील्ड से हूँ, मेरा डज़न्ट मैटर किसी भी फ़ील्ड से ताल्लुक़ है, और अगर मेरा किसी फ़ील्ड से ताल्लुक़ नहीं भी है, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं भी है, तो कम से कम मेरे पास बोलने की सलाहियत है, मेरे पास सुनने की सलाहियत है। तो मैं अगर किसी का दुःख को सुनता हूँ या अगर मैं किसी दुखी इंसान को सुनता हूँ, तो वो भी बेसिकली वॉलंटियरिज्म है। तो सबसे पहले हमें वॉलंटियरिज्म के कॉन्सेप्ट को समझना है कि वॉलंटियरिज्म इज़ नॉट ऑल अबाउट डोनेटिंग समथिंग लाइक डोनेशंस, आप पैसे दे रहे हैं या आप ज़कात दे रहे हैं, ये वॉलंटियरिज्म नहीं है। आप जहाँ पर भी हैं, आप तमाम लोगों से मेरी यही गुज़ारिश है, तमाम ऑडियंस से यही गुज़ारिश है कि आप अपनी फ़ील्ड में रह के एक पर्टिकुलर पार्ट को डेडिकेट करें सोसाइटी के लिए कि हाँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ,
मेरा इस फील्ड से ताल्लुक है, तो इस फील्ड का इतना हिस्सा मैं कम्युनिटी को डेडिकेट कर रहा हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने मुल्क के लिए करूँगा या फिर मैं अल्लाह ताला के बंदों के लिए करूँगा। तो उससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले तो आपका वो जो पूरे का पूरा बिज़नेस है, आपका जो पूरे का पूरा आपका करियर है, जी उसमें पाकीज़गी आ जाएगी। आपको एक पाकीज़गी का एहसास होगा कि हाँ, ये जो मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है, इसका कुछ बेनिफिट हो रहा है। और उसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे यहाँ जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी लोग यही करते हैं कि वो डोनेशन दे के वो बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं होना। हमें अपनी स्पेसिफ़िक फ़ील्ड में रह के अपने से नीचे लोगों को अपलिफ्ट करना है जी और अपने बराबर पे लाके खड़ा करना है। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। जी मुस्ताइन भाई, तो मेरा एक विजन है कि सॉरी स्टूडेंट्स को ये आईटी स्किल्स सिखानी चाहिए ताकि वो अपने स्टूडेंट लाइफ से अर्निंग स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विजन को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट दैट वीएन। अगेन वही बात है कि थैंक यू। बजाय इसके कि हम फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करें, सदका ज़कात से खुद को बरी ज़िम्मा कर लें, आपने सोचा कि आप अपनी फील्ड में रह के कम्युनिटी के ऊपर बैक दें, उस कम्युनिटी को प्रमोट करें या कम्युनिटी को आईटी स्किल्स सिखाएं, लोगों को उनके पाँव पे खड़ा करें। इसमें 2 से 3 बड़ी यूनिक बातें हैं। सबसे पहली बात आपकी उम्र, कि आपने अपनी उम्र से कहीं आगे का सोचा है, और ये करेज ही ये डिसाइड करता है, ये इंडिकेट करता है कि आप कर गुजरेंगे। आपका जो विजन है, आप उसको कर गुजरेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अभी से जो फैसला लिया है, क्योंकि इस उम्र में ये सोचना भी एक इंतहाई कठिन और इंतहाई यू कैन से नामुमकिन सी बात है, और आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कठिन मरहला तो अभी से अबूर कर लिया है कि आपने उसका सोच लिया है। और इंशाल्लाह आई एम ऑलवेज़ हियर टू हेल्प यू, थैंक यू। जहाँ पे भी जिस भी हवाले से, चाहे वॉलंटियर्स का पूरा जो नेटवर्क है हमारा सारियुन का, उस हवाले से, या लोगों को इंगेज करने के हवाले से, या जो खुसूसी जो हमारा एक कॉमन मुश्तरका बात है हमारी कि हम बैकवर्ड एरियाज़ को अपलिफ्ट करें। तो चूँकि सारियुन का भी जितना इम्पैक्ट है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो बैकवर्ड एरियाज़ में है। जी सिटीज़ में कम है, लेकिन बैकवर्ड एरियाज़ में ज़्यादा है। तो हमारी जो टारगेटेड स्पेस है, टारगेटेड एरिया है, वो कॉमन है। तो हम मिलके इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि मकसद हम दोनों का सेम है कि हम जी पाकिस्तान को बेहतरीन और काबिल ताज़ीम पाकिस्तान बनाएं। जी थैंक यू वेरी मच मुस्ताइन भाई, आप इतना टाइम निकाल के आए पॉडकास्ट के अंदर। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।